नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजप्रीत और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, आरबीएसई क्लास 11 में यानी कक्षा 11 में जो नई बुक लगी है इतिहास की, जिसका नाम है आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग 1, इसका हम पाठ नंबर 1 पढ़ रहे थे, जिसका नाम है औपनिवेशिक भारत सतत शोषण का काल। इस पाठ को अब तक हम 3 वीडियो में पढ़ चुके हैं। आपने तीनों नहीं देखे, आज बटन में लिंक मिलेगा, जाकर देख सकते हैं। आज हम इसका पार्ट नंबर 4 लेके आए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे ब्रिटिश काल में कृषि पर क्या असर पड़ा था। ब्रिटिश काल में कृषि का इतिहास कृषकों की निरंतर निर्धनता का इतिहास है। यानी जो ब्रिटेन का या ब्रिटिश काल है, ये किसानों का जो निरंतर गरीबी का इतिहास रहा है। ये कृषकों के कर्ज का दुष्चक्र का इतिहास है। यानी ये किसानों के द्वारा जो कर्ज लिया गया उसके दुष्चक्र का, यानी उनके ऊपर अत्याचारों का इतिहास है। ब्रिटिश काल में भारतीय परंपरागत उद्योग धंधों के पतन के कारण कृषिगत भूमि पर जनसंख्या का भार बढ़ गया। यानी क्या होगी, भारत में परंपरागत उद्योग धंधे थे, तो लोग खेती जो है या खेती के लिए जो ज़मीन है उस पर कम लोड था, यानी खेती कम करते थे, उद्योग धंधे थे। लेकिन अब क्या हो गया, उद्योग धंधे ठप हो गए, तो सारा का सारा जो भार है वो कृषिगत भूमि पर जनसंख्या बढ़ा, क्योंकि सब लोग क्या करने लगे, खेती करने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप खेतों का आकार छोटा होता गया। यानी जो खेत पहले बड़े बड़े थे, अब वो छोटे हो रहे थे, क्योंकि सब लोग जो है खेती कर रहे थे। कृषि एक लाभप्रद रोजगार नहीं रही है। जो कृषि है वो एक लाभप्रद रोजगार भी नहीं रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियमित राजस्व की वसूली के लिए नई भू राजस्व व्यवस्थाओं को लागू किया गया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो दिल्ली जो नियमित जो है राजस्व है, यानी जो इनकम टैक्स है वो वसूलना चाहती है, इसलिए उसने नई भू राजस्व व्यवस्थाएं बनाई। सन 1765 में कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी मिलते ही भू राजस्व वसूलने के लिए स्वयं के लाभ के लिए एक नया ढांचा खड़ा करना था। यानी जो 1765 में इन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि भू राजस्व वसूल करने का, ये जो भूमि का जो टैक्स होता है वो वसूल करने के लिए अपने ही लाभ का एक नया ढांचा खड़ा किया। साम्राज्य विस्तार के लिए अधिक धन की आवश्यकता थी। यानी कि वो इनको पता था कि अगर हमें यहाँ पर लंबे समय तक अपना राज करना है तो हमें धन चाहिएगा। इसीलिए सर्वप्रथम बंगाल में लगान में वृद्धि की गई। लगान का मतलब क्या होता है कि जब किसान जो है वो खेती करता था, तो राजा महाराजा उन पर क्या लेते थे, उन खेती पर टैक्स लेते थे। वो कुछ हद तक था, मतलब ज़्यादा नहीं था। लेकिन अंग्रेज़ों ने जो है वो लगान जो है अपने हिसाब से लगाए थे। इसे ना काफ़ी मानते हुए भारतीय कृषि को पूंजीवादी व्यवस्था के अनुरूप ढालने के लिए भारतीय परंपरागत ढांचों से अलग नए उपाय खोजे गए। यानी जो लगान है और जो कृषि है, इसको जो है भारतीय परंपरागत जो ढांचे थे उससे अलग करने के उपाय खोजे गए। बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल है वारन हेस्टिंग्स के समय ही लगान वसूलने से संबंधित कई प्रश्न उत्पन्न हुए। जैसे भारत में भूस्वामी किसे माना जाए, यानी जो भूमि का स्वामी उसे किसे माना जाए। राजस्व चुकाने के लिए उत्तरदायी कौन हो, यानी जो कर है, जो राजस्व है वो कौन चुकाएगा। उपज में सरकार का भाग कितना हो, यानी जो भी फसल पैदा होगी या जो भी उपज होगी उसमें सरकार का भाग कितना होगा। वारन हेस्टिंग्स का मानना था कि भूमि राजा की है। यानी भूमि कौन है, मतलब भूस्वामी कौन है, राजा। भूमि किसकी है, राजा की। तथा लगान इकट्ठा करने वाले मात्र कंपनी के एजेंट है। यानी जो भी लगान इकट्ठा करने वाले वो क्या है, कंपनी के एजेंट है। अर्थात कोई अधिक बोली लगाने वाला भी लगान वसूलने का अधिकारी हो सकता था। यानी जो ज़्यादा बोली लगाएगा वो भी लगान वसूलने का अधिकारी हो सकता था। इस व्यवस्था ने अनुपस्थित जमींदारों को जन्म दिया। यानी ये जो व्यवस्था थी वो अनुपस्थित जमींदारों को जन्म दिया था। इससे पुराने जमींदार परिवार नष्ट हो गए। यानी जो पुराने जमींदार थे, परिवार थे, वो नष्ट हो गए तथा उनके और खेती करने वालों की परंपरागत भावनात्मक संबंध भी समाप्त हो गए। यानी जो पहले खेती करने वाले थे और जमींदारों के बीच संबंध थे, जो भावनात्मक संबंध थे, वो समाप्त हो गए। परिणाम स्वरूप भारतीय कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, यानी बुरा प्रभाव पड़ा। वारन हेस्टिंग्स के बाद ब्रिटिश काल में अपने राजस्व की बढ़ोतरी के मुख्य रूप से 3 नई भू राजस्व व्यवस्थाएं लगाई गई। यानी वारन हेस्टिंग्स के बाद जो ब्रिटिश शासनकाल में अपना जो राजस्व बढ़ाना था, जो टैक्स बढ़ाना था, उसके लिए 3 नई भू राजस्व व्यवस्थाएं लाई गई। पहला था स्थायी बंदोबस्त अथवा जमींदारी व्यवस्था। देखते हैं ये क्या थी। इस भू राजस्व व्यवस्था को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। यानी उस समय जो ये कॉर्नवालिस है इसने लागू किया था। यह भू राजस्व व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा,
बनारस खंड तथा उत्तरी कर्नाटक में लागू की गई। यानी ये जो राजस्व व्यवस्था कहाँ कहाँ लागू की? बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, बनारस में और उत्तरी कर्नाटक में। स्थायी बंदोबस्त में जमींदार को भूमि का स्वामी माना गया। यानी ये जो स्थायी बंदोबस्त था इसमें क्या था कि जो जमींदार था उसी को भूमि का स्वामी माना गया। वह भूमि को बेच सकता था अथवा दान दे सकता था तथा राज्य को भूमि कर देने के लिए केवल जमींदार ही उत्तरदायी था। यानी इस व्यवस्था में क्या हुआ कि जमींदार को भूमि का स्वामी माना गया। वह भूमि को बेच भी सकता था, किसी को दान भी दे सकता था, और राज्य का जो कर चुकाना, ये भूमि कर देना है, वो उसकी जिम्मेदारी किस पर थी? जमींदार पर। उसको कर न देने पर उसकी भूमि को जब्त कर लिया जाता था, और अगर वो कर नहीं देता तो उसकी भूमि जब्त कर ली जाती। इस व्यवस्था में भू राजस्व को स्थायी रूप से निश्चित कर दिया गया था। यानी इसमें क्या हो गया कि भू राजस्व क्या हो गया? स्थायी हो गया, जिसकी वसूली कंपनी जमींदार से करती थी। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भू राजस्व किससे वसूलती थी? जमींदार से। इस कारण इस व्यवस्था को स्थायी जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 19% भाग पर लागू थी। यानी जो ब्रिटिश भारत था उसके 19% भाग पर यह लागू थी। इस व्यवस्था में जमींदारी का हिस्सा भू राजस्व का 11% तथा कंपनी का 89% था। यानी इस व्यवस्था में क्या होता था कि जो भी टैक्स लिया जाता था भू राजस्व का, उसमें जमींदार को मिलता था 11% और कंपनी को मिलता था 89%। प्रारंभिक वर्षों में इतनी ऊंची राजस्व मांग के कारण 1/3 से अधिक जमींदार बेदखल हो गए। यानी जो ऊंची राजस्व मांग थी इस कारण 1/3 से अधिक जो जमींदार है वो बेदखल हो गए। किंतु कालांतर में अनेक तत्वों के कारण स्थितियां जमींदारों के पक्ष में हो गई, लेकिन बहुत बाद में जो है अनेक कारणों के कारण ये स्थितियां किसके पक्ष में चली गई? जमींदारों के। इस व्यवस्था का सबसे नकारात्मक पक्ष ये था कि सरकार की मांग स्थिर हो गई। यानी ये इसका सबसे नेगेटिव पॉइंट था कि सरकार की जो मांग है वो स्थिर हो गई, जबकि जमींदार किसानों से अधिक भू राजस्व वसूलता था। यानी जो मतलब वहाँ तो उनका तो परसेंटेज फिक्स हो गया, लेकिन जो जमींदार है वो किसानों से दुगुना लगान लेता था। यदि भू राजस्व का भुगतान किसान या काश्तकार नहीं करता तो उसे ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता है। यानी अगर जो किसान है या जो काम करने वाला है वो ज़मीन का जो भू राजस्व है नहीं चुका पाता तो उसे ज़मीन से बाहर निकाल दिया जाता। अगली प्रथा थी महलवाड़ी प्रथा। ये भू राजस्व व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 30% भूभाग पर लागू थी। यानी वो थी 19% पर और ये थी 30% पर। इस भू राजस्व व्यवस्था में भूमि कर की इकाई कृषक के खेत को नहीं मानकर ग्राम अथवा महल को माना गया। यानी इस भू राजस्व व्यवस्था में जो भूमि कर की जो इकाई है वो किसान के खेत को न मानकर या तो गांव को माना गया या महल को माना गया। इस व्यवस्था में भूमि सामूहिक रूप से समस्त ग्राम सभा की होती थी। यानी यहाँ पर जो भूमि है वो किसी एक व्यक्ति के न होकर पूरी ग्राम सभा की थी, जिसे भागीदारों का समूह कहा जाता था। यानी इसे क्या कहा जाता था? भागीदारों का समूह। ये लोग सामूहिक रूप से भू राजस्व देने के लिए उत्तरदायी होते थे। यानी ये जो सारी ग्राम सभा के जो लोग हैं वो भू राजस्व देते थे। यदि कोई व्यक्ति भूमि छोड़ देता तो ग्राम सभा इसी भूमि को संभाल लेती थी। यानी जब कोई व्यक्ति भूमि छोड़ता तो ग्राम सभा उस भूमि को संभाल लेती। ये भू राजस्व व्यवस्था अवध, यूपी, मध्य प्रांत तथा पंजाब में कुछ परिवर्तनों के साथ लागू की गई थी। इस भू राजस्व व्यवस्था में कर की वास्तविक दर के स्थान पर संभावित दर पर कर लिया जाने लगा। यानी यहाँ पर कोई वास्तविक दर नहीं थी, संभावित दर थी, जिसके कारण जो किसानों की स्थिति है वो और अधिक खराब हो गई। इस कारण इस क्षेत्र के लोगों ने सन 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। अगली जो व्यवस्था है इस व्यवस्था का नाम है रायतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था। यह भू राजस्व व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 51% भाग पर लागू थी। इस भू राजस्व व्यवस्था में रैयत यानी किसान को ही भूमि का स्वामी माना गया और किसान राज्य सरकार को भूमि कर देने के लिए उत्तरदायी था। यानी ये जो यहाँ पर क्या था, किसान जो है जो राज्य सरकार है उसको भूमि का कर देने के लिए उत्तरदायी था। वह अपनी भूमि को बेचने, गिरवी रखने का भी अधिकारी था। वह अपनी भूमि को बेच भी सकता था, गिरवी भी रख सकता था। वह अपनी भूमि से उस समय तक वंचित नहीं किया जा सकता जब तक वह समय पर भूमि कर देता रहा। यानी उसको जब तक भूमि से नहीं निकाला जाता जब तक वह टैक्स देता रहा। इस व्यवस्था को मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले में 1792 में कैप्टन रीड ने टॉमस मुनरो की सहायता से लागू किया गया। इस व्यवस्था को मुंबई में गोल्ड स्मिथ, कैप्टन डेविडसन और कैप्टन विग्नेट के भू सर्वेक्षण के बाद लागू किया गया। रायतवाड़ी व्यवस्था में अत्यधिक भूमि कर एवं उसकी अनिश्चितता मुख्य समस्या थी।
जिसके कारण किसान जो है दिनों दिन साहूकारों के चंगुल में जो है फंसते चले गए। और इसी के परिणाम स्वरूप 1875 में दक्कन में कृषक विद्रोह हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो आज हम जो है इस पार्ट को इतना ही देखेंगे। आपको ये पार्ट पढ़कर कैसा लगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलें। और अगले जो पार्ट में है हम इस पार्ट को समाप्त कर देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। घर रहें, स्वस्थ रहें।